नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में संस्कृत वर्ण परिचय सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसे वेद भाषा भी कहा जाता है, देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा जो है वैदिक काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि जो हमारे देव और देवी थे ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे आपस में बातचीत करने के लिए। तो इस भाषा का न सिर्फ हमारे लिए वैज्ञानिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। और वर्तमान समय में इस भाषा को आपके अभ्यासक्रम में भी दिया गया है ताकि आप इसका महत्व जान सके, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सके, कुछ बेसिक नॉलेज आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में हो। तो एक छोटी सी कोशिश है कि जितना हो सके उतना मैं आपको संस्कृत के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको संस्कृत सिखा सकूं। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत वर्ण परिचय, इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लेटर्स और अल्फाबेट्स। ओके, सो एवरी लैंग्वेज हैज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, हर भाषा के अंदर स्वर और व्यंजन होते हैं। संस्कृत के अंदर भी स्वर और व्यंजन है। तो आइए जानते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या है और इन दोनों में क्यों हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्वर है और ये व्यंजन है। आइए जानते हैं। तो स्वर जो है स्वतंत्र उच्चारण, मतलब कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसके लिए हमें जीभ की आवश्यकता नहीं होती, हम स्वर का उच्चारण अपने गले से कर सकते हैं। व्यंजन क्या है? सस्वर उच्चारण। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। बिना स्वर के आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग 5 सेकंड तक क बोलें, ओके, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, क, सुनाई दिया? तो क तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन उसके पीछे जो क अ से कंटिन्यू होता है, क, लाइक दिस। तो हर कॉन्सोनेंट के अंदर जब वोवेल ऐड होता है, स्वर ऐड होता है, तब जाके वह कहीं ना कहीं संपूर्ण व्यंजन बनता है। और जब व्यंजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखे जाते हैं तब उसके नीचे एक लाइन होती है जिसे हम हलंत कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन को हम हलंत व्यंजन कहेंगे और स्वर युक्त व्यंजन को हम संपूर्ण व्यंजन कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे। स्वर जो है 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है। व्यंजन की संख्या 33 है, 33। संस्कृत लैंग्वेज में व्यंजन की संख्या है वो है 33। आगे जानते हैं। 2 प्रकार के स्वर होते हैं। 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। ओके, और आगे हम जानेंगे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले जो है वो है स्वर व्यंजन, उसके बाद आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन और लास्ट में जो है वो है ऊष्म व्यंजन। अभी हम देखेंगे ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर होता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, लघु, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ओके, तो इसी पर से हमें समझ में आता है कि ह्रस्व स्वर कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको हम शॉर्ट प्रोनाउंस करेंगे, उनका उच्चारण कैसा होगा, छोटा होगा।
और जो दीर्घ स्वर है उनका उच्चारण कैसा होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने देखा, देखो ह्रस्व स्वर में क्या आएगा, अ, ई, उ, रु और री। ये जो लास्ट वन है ये ल, र, ई तीनों के संयोग से बनता है री। इस दोस्तों अभी जो है वर्तमान समय में ये लास्ट जो ह्रस्व स्वर है री, इसका प्रयोग लगभग खत्म हो चुका है। अब हमें यह देखने को नहीं मिलता, लेकिन वैदिक भाषा में, वेद में, पुराण में हम इसका प्रयोग अधिकतर देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर जिन्हें हम छोटा प्रोनाउंस करते हैं, अ, ई, रु, उ ऐसे। आगे है हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है वो है आ। अब देखो ह्रस्व में अ, दीर्घ में आ। फिर है ई, ह्रस्व में था ई, दीर्घ में आया ई। फिर है हमारे ऊ, ह्रस्व में क्या आया था हमारे, ऊ, यहाँ पे है ऊ। फिर है ए, आई, ओ, औ, और ये जो लास्ट में है वो है री। जैसे हमने यहाँ पे रू, तो रू का दीर्घ फॉर्म हो जाएगा रू। इसे हम रू भी बोल सकते हैं और री भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रांत से हो, क्योंकि अधिकतर जब गुजरात में इसकी बात आती है रू और री की प्रोनाउंसिएशन की, तो गुजरात में जनरली हम इसे प्रोनाउंस करते हैं रू। लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो वहां पे इसी का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का नाम है तृप्ति, ओके, तो जब गुजरात में नाम लिखा जाता है तो इन्हें हम पढ़ेंगे तृप्ति। लेकिन जो अदर स्टेट में होता है वहां के लोगों को आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते सुनोगे तो वो बोलेंगे तृप्ति। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जागृति। गुजरात में इसे हम जागृति ही कहेंगे, लेकिन अदर स्टेट में आप सुनोगे तो आपको ये सुनाई देगा कुछ इस प्रकार से, जागृति। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रकार के स्वर, जो थे ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर की संख्या है 5 और दीर्घ स्वर की संख्या है 8। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या है 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4। ओके, तो आइए मैं आपको एक पिक्चर द्वारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की जानकारी देता हूं। दोस्तों, ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हम अपनी जीभ या अपने होठों को कहीं न कहीं स्पर्श करते हैं। क वर्ग में जो है क से लेके अंग तक, च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग में ट से अण तक, त वर्ग में त से न तक और प वर्ग में प से लेके म तक। इतने व्यंजनों का उल्लेख किया गया है। हमारे अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह। तो दोस्तों, इन सभी वर्णों की संख्या को मिलाकर हमें कुल 33 व्यंजन की संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आपने गौर किया हो तो हर व्यंजन के नीचे एक लाइन बनी हुई है जिसे हम हलंत चिन्ह कहते हैं। यह संपूर्ण व्यंजन नहीं है,
यदि इन व्यंजन में हम स्वर मिलाए तब हमें संपूर्ण व्यंजन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला सेशन, जो है संस्कृत वर्ण परिचय, जिसे मैंने अपनी कुशलता के अनुसार यथारूप आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा और अपने फ्री समय में एक बार पुनरावर्तन भी अवश्य करेंगे। धन्यवाद।